अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री इजी है। आज मैं आपके लिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूं। जिस तरह आपको पता है, हमने न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज का टॉपिक शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी डिस्कस की न्यूक्लियर मास, देन बाइंडिंग एनर्जी, देन साइज ऑफ न्यूक्लियस, और फोर्थ एंड लास्ट जो प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की वो है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। अब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। उसमें हमने देखा कि अगर एक न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, वो कौन कौन से प्रोसेसेस को फॉलो कर सकता है, यानी कि वो अल्फा डीके कर सकता है, बीटा नेगेटिव डीके कर सकता है, बीटा पॉजिटिव डीके, गामा डीके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके, डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस को एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई फॉलो कर सकता है और वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर। ये तो था पार्ट 1। आज हम उसी को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे और आज का जो टॉपिक होगा वो पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे, वो है क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी। यानी कि अगर एक न्यूक्लियाई स्टेबल है तो हम क्यों कहते हैं कि ये स्टेबल है, हमें कैसे पता कि ये न्यूक्लियाई स्टेबल है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेबल न्यूक्लियाई है उसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऐसा क्या कर रहे हैं, किस तरह का कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहे हैं कि वो उस न्यूक्लियाई को स्टेबल बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी को आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज का टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी को हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, यानी कि N/Z रेशियो। ठीक है, अब नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ Z एंड N। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसा क्या कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहे हैं न्यूक्लियाई के अंदर कि वो उस न्यूक्लियाई को स्टेबल बना रहे हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं। हम जब भी इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सपोज करें मैं लिखता हूं d ऑर्बिटल है मेरे पास, और आपको पता है d शेल में मेरे पास 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, d ऑर्बिटल्स हैं ये सारे। अब लेट्स से कि d ऑर्बिटल के अंदर मेरे पास टोटल 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप किस तरह से फिल करते होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, 1 2 3 4 5 फिर 6। ठीक है, ये कितने हो गए, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं एक और डी शेल यहां पे ड्रॉ करूं, अब इसके अंदर 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। एक और ड्रॉ करता हूं, उसमें 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और ड्रॉ करते हैं, उसमें 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और ड्रॉ करते हैं, उसमें 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप मुझे बताएं, ये जो मैंने आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है डी शेल की, इसमें कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। आप क्या कहेंगे यार, इनमें से कौन सा एटम जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आपको पता है, जब भी आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आप पेयरिंग की बात करते हैं। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। जिसमें अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने ज्यादा अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही वो ज्यादा अनस्टेबल होगा। अब इसमें एक अनपेयर है, यानी कि ये अनस्टेबल है इसकी निस्बत, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे पेयर थे। अब इसमें 2 अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी अनस्टेबल है, इससे भी ज्यादा ये अनस्टेबल है। अब इसमें 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये इससे भी ज्यादा ये वाला अनस्टेबल है। इसके अंदर 4 अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल है इन सब की निस्बत। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर पेयर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ज्यादा स्टेबल है। सेम यही केस अप्लाई होगा न्यूक्लियस के अंदर। ये तो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एटम होता है, उसमें एक न्यूक्लियस है और एक उसका आउटर शेल है, यानी कि ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, जो आउटर शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर में है तो वो ज्यादा स्टेबल कंसीडर किया जाएगा। सेम यही फॉर्मूला, यही केस, यही लॉजिक आपने न्यूक्लियस के अंदर भी अप्लाई करना है। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर तो प्रोटॉन पेयर में है तो वो ज्यादा स्टेबल है, न्यूट्रॉन पेयर में है तो वो ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियस है वो क्यों स्टेबल है ज्यादा,
एक न्यूक्लियस को हम अगर जब स्टेबल कहते हैं तो हम उसको क्यों स्टेबल कहते हैं, तो यही कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ Z एंड N में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन कितने तरह के हो सकते हैं। पहला है इवन इवन कॉम्बिनेशन, इवन इवन कॉम्बो ऑफ Z एंड N। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन भी इवन है, न्यूट्रॉन भी इवन है। दूसरा है इवन ऑड कॉम्बिनेशन, यानी कि प्रोटॉन अगर इवन है तो न्यूट्रॉन ऑड होंगे। देन ऑड इवन कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, अब तो यहां पे प्रोटॉन ऑड है और न्यूट्रॉन क्या है, इवन है। और लास्ट क्या है, ऑड ऑड कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी कि अब प्रोटॉन नंबर भी ऑड है और न्यूट्रॉन नंबर भी ऑड है। अब जब हमने टोटल देखा कि टोटल मेरे पास 274 275 स्टेबल न्यूक्लिया एग्जिस्ट करते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं 274 अगर स्टेबल न्यूक्लिया एग्जिस्ट करते हैं, तो इसके अंदर हमने देखा कि जो 60% न्यूक्लियाई हैं जो स्टेबल हैं, उनके अंदर 60% स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर इवन इवन कॉम्बिनेशन था। इवन ऑड या ऑड इवन 40% ऐसे न्यूक्लियाई थे स्टेबल जिनके अंदर इस तरह का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। और सिर्फ 5 ऐसे स्टेबल न्यूक्लियाई हैं जिनमें आपको ऑड ऑड कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, यानी कि इवन इवन होगा तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। जितनी भी स्टेबल न्यूक्लियाई उनमें से 60% के अंदर इवन इवन कॉम्बिनेशन है, प्रोटॉन नंबर भी इवन है, न्यूट्रॉन नंबर भी। 40% के अंदर ये कॉम्बिनेशन है और बाकी सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनमें ऑड ऑड कॉम्बिनेशन है। बाकी जितने भी ऑड ऑड कॉम्बिनेशन है वो सारे के सारे अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं। अब इसको थोड़ा सा हम जस्टिफाई करते हैं कि ऐसा क्यों होता है इवन इवन कॉम्बिनेशन में। मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं कार्बन की। ठीक है, अब कार्बन क्या है 6 और उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं 12। अब 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो यानी कि 6 इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, तब ये दोनों मिलकर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 12 को पूरा करें। अब देखें, ये मैं वैसे ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैं लिखता हूं प्रोटॉन, यहां पर मैं लिखता हूं न्यूट्रॉन। जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग हम ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं, इसी तरह अगर यहां पे मैं इसके ऑर्बिटल्स ड्रॉ करूं, एनर्जी लेवल्स जब मैंने इसके यहां पे ड्रॉ किए, प्रोटॉन कितने हैं 6, किस तरह से फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6। न्यूट्रॉन्स कितने हैं 6 1 2 3 4 5 6। देखिए जितने भी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो पेयर में है, जितने भी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो पेयर में है। तो यानी कि जब अगर इवन होंगे तो डेफिनेटली इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे या इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, वो पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। अगर तो वो ऑड है तो तब मेरे पास एक बच जाएगा। सपोज करें मेरे पास 5 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो 5 को मैं कैसे फिल करूंगा 1 2 3 4 5, एक मेरे पास अनपेयर बच जाएगा, तो ये क्या होगा अनस्टेबल होगा। कार्बन के केस में सारे के सारे पेयर में है, प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन भी, तो ये स्टेबल न्यूक्लिया। इस वजह से हम कहते हैं इवन इवन जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर 60% स्टेबल न्यूक्लियाई इस कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं। एक और मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं बोरॉन की। बोरॉन का जो एक आइसोटोप होता है 12 वाला, उसको मैं यहां पे लिखता हूं। बोरॉन 5 है और यहां पे क्या है 12, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। अब प्रोटॉन नंबर कितना होगा 7, प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर कितना होगा 7। अब जब इसके मैं यहां पे ड्रॉ करूं इसी तरह की डायग्राम, यहां पे आप प्रोटॉन्स लिखें, यहां पे आप न्यूट्रॉन्स लिखें। कितने नंबर प्रोटॉन्स हैं 5 1 2 3 4 5। कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 7 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब देखें इसके अंदर भी एक
अनपेयर है, इसके अंदर भी एक अनपेयर है, अनपेयर प्रोटॉन यहां पे है, अनपेयर न्यूट्रॉन यहां पे है, दोनों ऑड ऑड का कॉम्बिनेशन है। अब ये क्या करेगा, ये अनस्टेबल है, ये अब रेडियो एक्टिव का फिनोमेना शो करेगा। और कौन सा रेडियो एक्टिव कर सकता है, न्यूट्रॉन को अगर ये कन्वर्ट कर दे प्रोटॉन में तो ये भी पेयर हो जाएगा, तो इसमें भी सारे पेयर रह जाएंगे। अब न्यूट्रॉन जो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन के अंदर, तो उसको हम लोग कहते हैं बीटा नेगेटिव डीके। इसमें न्यूट्रॉन की कन्वर्जन होती है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, यानी कि बीटा नेगेटिव में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन के अंदर, तो ये वाला जो न्यूट्रॉन है ये कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में, यहां पे सारे के सारे पेयर में हो गए, न्यूट्रॉन भी सारे के सारे पेयर में हो गए, तो ये क्या होगा, स्टेबल हो गया। इसने क्या शो किया, बीटा नेगेटिव डीके शो किया। तो ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो इवन इवन कॉम्बिनेशन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर तो किसी में ऑड आ गया तो वो अनस्टेबल है, ऑड ऑड कॉम्बिनेशन, वो क्या करेगा, रेडियो एक्टिव का फिनोमेना शो करेगा और वो एज अ रिजल्ट स्टेबल न्यूक्लियाई को फॉर्म करेगा। इसको हमने रिलेट किया इलेक्ट्रॉन्स के साथ। जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है, एनर्जी स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, सेम उसी तरह प्रोटॉन की भी पेयरिंग होगी और न्यूट्रॉन की भी पेयरिंग होगी। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों फुल कंप्लीट उनके पेयर्स फॉर्म हो गए, सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर कहीं पे अनपेयर नंबर ऑफ प्रोटॉन रह गए या अनपेयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रह गए तो वो क्या होगा, अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा। सेकंड के ऊपर मूव करते हैं, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं था, ये तो थोड़ी सी बेसिक चीज थी। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रब करता हूं, मूव करते हैं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो पे, n/g रेशियो। अब जो स्टेबल न्यूक्लियाई है उनके अंदर n/g रेशियो क्या होनी चाहिए या क्या होती है, तब हम उनको कहते हैं ये स्टेबल न्यूक्लियाई है। ठीक है, अब यहां पे हम इसको भी दो पार्ट में फर्दर हम डिवाइड करेंगे। पहला ये है कि फॉर न्यूक्लियाई विद एटॉमिक नंबर, यानी कि प्रोटॉन नंबर उनका लेस देन और इक्वल टू 20 है, यानी कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 20 या 20 से कम है। उसके अंदर कौन सा आते हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सोडियम है, कैल्शियम है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे न्यूक्लियाई हैं जिनका एटॉमिक नंबर 20 से कम है। अब इसके अंदर जो n/g रेशियो है वो इक्वल टू 1 होनी चाहिए। अगर तो इन न्यूक्लियाई की रेशियो n/g रेशियो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है तो हम कहेंगे कि वो न्यूक्लियाई स्टेबल है, प्रोटॉन नंबर 20 से कम वाले। ठीक है, एग्जांपल लिखता हूं मैं आपके सामने, क्या लिखे, नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन में क्या है, 7 और 14। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है, न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, 7 है, इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, 7 है, इज इक्वल टू 1 है, यानी कि ये स्टेबल है। इसी तरह कैल्शियम की आप बात करें, कैल्शियम 40 है, यहां पे क्या है, 20 है, 20 ही इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या आएगी, 20 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1, ये भी स्टेबल है। कार्बन की आप बात करें, कार्बन 12 6, तो ये भी क्या है, 6/6 इज इक्वल टू 1, ये भी स्टेबल है। नाइट्रोजन की आप बात करें, सॉरी नाइट्रोजन हो चुका है, सोडियम की आप बात करें, ठीक है, अब यहां पे 23 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, और यहां पे 12 आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। जब इसकी n/g रेशियो आप निकालेंगे 12 डिवाइडेड बाय 11, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 1.09 समथिंग है, ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है, तो ये भी स्टेबल है। यानी कि जितने न्यूक्लियाई 20 से कम है, अगर तो उनकी n/g रेशियो इक्वल टू 1 हो या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो, तो वो सारे के सारे न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं। ये तो हो गया पहला केस। अब दूसरा केस क्या है, न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर, फॉर न्यूक्लियाई विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20,
अब जितने भी न्यूक्लियाई हैं जिनका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा है, उनके अंदर क्या N/C रेशियो होनी चाहिए जो कि उस न्यूक्लियाई को वो स्टेबल बनाएगी। उसमें N/V जो है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 1 पॉइंट, अगर मैं ओवरऑल लिखूं 1 to 1.6 इसके दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, N/C रेशियो 1 to 1.6 होनी चाहिए। 1.6 से बड़ी नहीं होगी, अगर बड़ी होगी तो वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल है। 1 से नीचे भी नहीं होनी चाहिए, नीचे होगी तब भी वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल है। अगर तो इसके दरमियान है तो वो न्यूक्लियाई स्टेबल। अब हम क्यों कहते हैं कि ये जो है 1.6 से बड़ी भी नहीं हो, 1 से छोटी भी नहीं हो। अब ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि एक न्यूक्लियस के अंदर दो तरह की फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान होती है। अब चार्ज पार्टिकल्स कौन से हैं न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। यानी कि हम कह सकते हैं प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और ये कौन सी फोर्स होती है? रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस है ना, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी है? रिपल्सिव फोर्स है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान है। अब जब एक न्यूक्लियस मैं यहां पे आपके सामने ड्रॉ करता हूं, इसके अंदर सपोज करें ये मेरे पास न्यूट्रॉन्स हैं और ये मेरे पास प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इस साइड मूव करेगा, ये इस साइड मूव करेगा। इसी तरह अगर और नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो ये भी साइड मूव करेंगे, ये भी साइड मूव करेंगे। तो जब इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स है तो ये न्यूक्लियस को ब्रेक करना चाहेंगे, क्योंकि एक प्रोटॉन यहां पे मूव कर रहा है, दूसरा प्रोटॉन वहां पे मूव कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो न्यूक्लियस यहां पे इसको टूटने का खतरा है। जब टूटने का खतरा है तो इसको ओवरकम करने के लिए जो दूसरी फोर्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है वो है न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स जो है ये इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज पार्टिकल्स है, यानी कि ये चार्ज के ऊपर नहीं डिपेंड करती, बस जो भी पार्टिकल है उनके दरमियान न्यूक्लियर फोर्स होती है और ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अब ये क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। ये किसके दरमियान हो सकती है? न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान हो सकती है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान हो सकती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान हो सकती है। जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं विद इन न्यूक्लियाई सबके दरमियान ये हो सकती है। ये नहीं देखेगी कि ये प्रोटॉन है ये न्यूट्रॉन है, बस न्यूट्रॉन भी अट्रैक्ट करेंगे, प्रोटॉन भी अट्रैक्ट करेंगे, प्रोटॉन भी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जितने भी है ये इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज है। पहली हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है और ये प्रोटॉन टू प्रोटॉन के दरमियान होती है। न्यूक्लियर फोर्स भी प्रेजेंट होती है एक न्यूक्लियाई के अंदर और ये इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज पार्टिकल्स होती है। इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज की वजह से ये जितने के जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है विद इन न्यूक्लियाई वो सारे के सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। अब यहां पर जब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे ये दोनों प्रोटॉन, न्यूक्लियाई के टूटने का खतरा था। अब न्यूक्लियर फोर्स की होने की वजह से क्या करेंगे? ये न्यूट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये न्यूट्रॉन इस प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। अब अगर यहां पे एक और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है तो ये दोनों भी आपस में अट्रैक्ट कर, यानी कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स होने की वजह से ये जो टूटने का खतरा था वो अब यहां पर खत्म हो गया बिल्कुल। न्यूक्लियर फोर्स हमें प्रिवेंट करती है, ओवरकम करती है किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। अगर न्यूक्लियर फोर्स ना होगी, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी तो न्यूक्लियस टूट जाएगा। अब यहां पे एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा है, यानी कि 20 से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है एक न्यूक्लियाई के अंदर। जब प्रोटॉन टू प्रोटॉन रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पे ज्यादा हो रही है, प्रोटॉन नंबर ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो रही है। अब इस ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए न्यूक्लियर फोर्स भी हमें उतनी ही ज्यादा चाहिए। अब न्यूक्लियर फोर्स किस तरह से मजीद ज्यादा हो सकती है? जब आप इसमें
अगर प्रोटॉन ऐड करेंगे तो अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ज्यादा हो जाएगी। प्रोटॉन ऐड करने के बजाय हम क्या ऐड करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड करते हैं न्यूक्लियाई में, ताकि न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा हो। न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होने की वजह से ये ओवरकम करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स को इंक्रीज करने के लिए हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं। देखिए N/Z रेशियो है। अब अगर आप इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा करेंगे तो यानी कि क्या होगा कि ये रेशियो इंक्रीज करेगी। ये इसकी रीजन है कि जो Z ग्रेटर देन 20 होगा तो N/Z जो रेशियो है 1 to 1.6 होती है, यानी कि 1 से थोड़ा ज्यादा हो जाती है। अगर Z लेस देन 20 है तो N/Z रेशियो इक्वल टू 1 ही होनी चाहिए, यानी कि जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन होंगे तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर Z 20 से ज्यादा हो गया, यानी कि प्रोटॉन नंबर अब ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ज्यादा हो गई है, उसको ओवरकम कैसे किया जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स को आप बढ़ा दें। अब अगर न्यूक्लियर फोर्स को आप बढ़ा दें किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो मेरे पास ये वाला मसला सॉल्व हो जाएगा, न्यूक्लियस ब्रेक होने से बच जाएगा। अभी किस तरह से हम न्यूक्लियर फोर्स को बढ़ाएंगे, न्यूट्रॉन नंबर आप इंक्रीज करें। अगर आप न्यूट्रॉन नंबर इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि N/Z थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए। अब अगर N/Z 1 और 1.6 के दरमियान है तो हम कंसीडर करेंगे कि वो न्यूक्लियाई स्टेबल है। बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर N/Z 1.6 से भी ज्यादा है, 1.8 है, 1.9 है, तो वो भी अनस्टेबल है। वो फिर क्या करेगा, अपने N/Z को थोड़ा सा रिड्यूस करेगा। ठीक है, अब ये आगे मैं आपको एग्जांपल से इस चीज को समझाता हूं। यहां तक ये बात आपको क्लियर है। यहां पे अब हम एक स्टेबिलिटी बेल्ट ड्रॉ करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिसकी मदद से आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहां से इसको मैं रब करता हूं। आपके सामने मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है और इस ग्राफ को हम लोग स्टेबिलिटी बेल्ट भी कहते हैं। अब हमने बात की थी कि जो न्यूक्लियाई अगर उनका एटॉमिक नंबर 20 है या 20 से कम है, वो सारे न्यूक्लियाई में N/Z रेशियो क्या होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। ठीक है, इनकी जो N/Z रेशियो है वो 1 है। ठीक है, जितने ये बिल्कुल कांस्टेंट पे जा रहा है, ये 20 है, 20 नंबर ऑफ प्रोटॉन है और 20 ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, रेशियो निकालेंगे इक्वल टू 1 आएगा। 10 है, 10 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है यहां पे और ये 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो ये भी इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि कांस्टेंट पे जा रहा है। जैसे ही 20 के बाद वाले जो एटॉमिक नंबर हैं, 20 से जैसे ही ये अप हुआ 25, 26, 30, 35, 50, 55, 45, 48, यानी कि 20 एटॉमिक नंबर से जैसे ही इंक्रीज किया ये, यानी कि एटॉमिक नंबर हो गया यहां पे ग्रेटर देन 20। अब इसमें देखें N/Z रेशियो भी ज्यादा हो गई है। ये कांस्टेंट लाइन यहां पे आनी चाहिए थी, ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब यानी कि हम क्या कहते हैं यहां पे N/Z रेशियो क्या होनी चाहिए, 1 और 1.6 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, 1 और 1.6 के दरमियान है। अब जो न्यूक्लियाई, इसको हम स्टेबिलिटी बेल्ट का नाम देंगे, जो न्यूक्लियाई बिलो द स्टेबिलिटी बेल्ट है, बिलो द स्टेबिलिटी बेल्ट होने का क्या मतलब है कि उनकी N/Z रेशियो स्टेबिलिटी बेल्ट से कम है। कम होने का क्या मतलब है, देखिए N/Z रेशियो हमें जितनी चाहिए, अगर ये कम है तो इसका मतलब है कि यहां पर Z नंबर ज्यादा है, N नंबर कम है। ऐसी बात है ना। ये रेशियो कब आप कहेंगे कि ये कम है, ये स्टेबिलिटी बेल्ट से कम है, ये कब कम होगी, उस केस में कम हो सकती है जब इसमें Z डिनोमिनेटर वाला ज्यादा हो जाए, न्यूमिनेटर वाला कम हो जाए, तो N/Z रेशियो क्या आएगी, कम आएगी। हम सिंपल क्या करेंगे, प्रोटॉन को कन्वर्ट कर देंगे न्यूट्रॉन के अंदर, तो यानी कि इसके अंदर बीटा पॉजिटिव डीके होगा। जो न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी बेल्ट से कम है, देखिए ये जो डॉट वाले हैं ये सारे मैंने न्यूक्लियाई शो किए हैं। न्यूक्लियाई बिलो द स्टेबिलिटी बेल्ट कैन फॉलो द प्रोसेस ऑफ बीटा पॉजिटिव डीके। अब जो न्यूक्लियाई अबव द स्टेबिलिटी बेल्ट हैं, यानी कि उनका क्या मतलब है कि उनकी N/Z रेशियो मजीद ज्यादा है। ज्यादा भी हमें इतनी नहीं चाहिए, 1.6 से भी एक्सीड करेगी तो ये भी काम गलत है, वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, वो रेडियोएक्टिव का प्रोसेस शो करेगा।
ठीक है, अब ये कौन सा रेडियोएक्टिव का प्रोसेस शो करेंगे, ये अपने N/Z रेशियो को कम करना चाहेंगे ताकि ये स्टेबिलिटी बेल्ट पे आ सके और ये स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर सारे के सारे जो न्यूक्लिया हैं वो स्टेबल है। अब N/Z रेशियो ये कम किस तरह से करेंगे, यानी कि N/Z रेशियो अगर मैं कम करना चाहूं तो किस तरह से कम हो सकती है, न्यूट्रॉन को न्यूमरेटर वाले को कम करें, Z को थोड़ा सा इंक्रीज करें, तो ये मेरे पास इसमें रेशियो के अंदर डिक्रीज आएगा, यानी कि न्यूट्रॉन नंबर मैं कन्वर्ट करता हूं प्रोटॉन नंबर के अंदर। तो जब न्यूट्रॉन नंबर प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बीटा नेगेटिव डीके कहते हैं, यानी कि अपर वाले जो हैं अबव द स्टेबिलिटी बेल्ट वाले जो है वो बीटा नेगेटिव डीके शो करेंगे, बिलो द स्टेबिलिटी बेल्ट जो है ये बीटा पॉजिटिव डीके शो करेंगे। बीटा पॉजिटिव डीके शो करके ये स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर आएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अगर अबव द स्टेबिलिटी बेल्ट वाले निकले हैं ये बीटा नेगेटिव डीके शो करेंगे, तो क्या होगा, ये स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर आ जाएंगे, इनकी N/Z रेशियो डिक्रीज होगी थोड़ी, स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर आएंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे। अब अल्फा डीके की बात आती है, अल्फा डीके भी हमारे पास N/Z रेशियो को इंक्रीज करता है, यानी कि स्टेबिलिटी बेल्ट के बिलो वाले जो न्यूक्लिया है वो अल्फा डीके भी शो करेंगे, वो भी कर सकते हैं। अल्फा डीके शो करके क्या करेंगे, वो N/Z रेशियो को इंक्रीज करेगा, तो जैसे ही वो N/Z रेशियो को इंक्रीज करेंगे तो ये स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर आ जाएंगे और ये न्यूक्लिया भी स्टेबल हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी के ऊपर। यहां पर हमारी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी सारी की सारी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री 08 के अंदर, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज़।